हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें तीन चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक तो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ऑर्गन्स ही अगर एक सिस्टम के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में फर्स्ट। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने क्राइटेरिया लिया था कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक में सिंगल पोर होगा, वो सिंगल पोर माउथ एज वेल एज एनस की तरह काम करेगा। बट इन केस ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर टू पोर्स आर फाउंड। फर्स्ट वन माउथ फॉर द इंटेक ऑफ फूड एंड द सेकंड वन एनस फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो वहाँ पर दो ओपनिंग्स होंगी। हम लोगों ने नॉन कोडेटा कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये भी डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनिमल्स जो होंगे, उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिबल कॉलम और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नॉन कोडेटा और दूसरा कोडेटा। पहले हम लोगों को नॉन कोडेटा के बारे में डिस्कस करना है। तो नॉन कोडेटा को हम लोगों ने कुछ फाइलम में डिवाइड किया। फाइलम थे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड फाइनली इकाइनोडर्मेटा। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हम इंडिविजुअली हर एक फाइलम को इंक्लूड कर रहे थे कि किस फाइलम में किस टाइप का फीचर मिलेगा। उसके बाद तीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमें फोर्थ नंबर पर जो डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री के बेसिस पर। सिमेट्री का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म में, या सिमेट्री का बेसिक मतलब तो ये होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग या किसी दूसरे एनिमल के रिगार्डिंग भी सोचें तो सिमेट्री का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के दोनों तरफ ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर है उसको आप डिवाइड करें तो दो सिमिलर पार्ट्स हमें मिल जाने चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम लोग सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ऑर्गन्स इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो इस टाइप की जो फिनोमिना है उसे बोला जाता है सिमेट्री। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल हो जाएंगे और जिनमें नहीं है वो कैसे हो जाएंगे, असिमेट्रिकल। इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको पर्टिकुलर किसी दो स्ट्रक्चर या दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड एज असिमेट्रिकल, और जिनमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्गन्स हैं वो सिमेट्रिकल है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के दोनों तरफ ऑर्गन्स पेयर्ड फॉर्म में मिल जाते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करने पर दो सिमेट्रिकल पार्ट देता है तो उसे माना जाएगा सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज असिमेट्रिकल। तो ऑर्गेनिज्म सिमेट्री का मतलब, अगर हम इसके टाइप्स हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट वन हो जाएगा असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब जब ऑर्गेनिज्म को आप पर्टिकुलर दो प्लेन में डिवाइड पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी एक प्लेन के थ्रू, तो ऑर्गेनिजम्स असिमेट्रिकल होंगे। इसका मतलब उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दे कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू equal halves by any plane। किसी भी एक प्लेन से आप उसे दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, दो सिमेट्रिकल पार्ट में आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते। सिमेट्रिकल जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अमीबा हम लोग प्रोटोजोआ में क्लासीफाई करते हैं, उसको एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म मानते भी हम लोग। तो अमीबा की अगर बात करें, आप लोगों को पता होगा अमीबा कैसा होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर अमीबा इरेगुलर स्ट्रक्चर है तो अगर आप इसे सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन क्रॉस करके एज्यूम करते हैं तो क्या हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि अमीबा एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है। इरेगुलर का मतलब वो अपनी शेप को बार बार चेंज कर रहा होता है, तो आप इसे दो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो अमीबा कैसा हो जाएगा, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमेट्री नहीं मिलती दे आर कॉल्ड एज असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो सिमेट्री में, असिमेट्रिकल में एग्जांपल क्या होगा? तो लाइक अमीबा, एग्जांपल है प्रोटोजोआ का। एंड इसके साथ साथ अगर एनिमल किंगडम में नॉन कोडेटा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सोचे तो हम लोग पोरीफेरा को भी, मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस को भी हम लोग क्या मान लेते हैं? असिमेट्रिकल, जिनमें सिमेट्री नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द पोरीफेरेंस। मोस्ट ऑफ पोरीफेरेंस में भी सिमेट्री नहीं होती। तो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, दो सिमिलर पार्ट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री है तो उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी स्ट्रक्चर, वो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो सिमेट्रिकल का मतलब कि ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, पर उसके भी हमें डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने होते हैं। सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सिमेट्रिकल का मतलब कि ऑर्गेनिज्म दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सेकंड होगा पार्ट इसका सिमेट्रिकल। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। into two equal halves। एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या मान लेंगे? सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म फर्दर दो पार्ट में डिवाइड, एक होता है रेडियल सिमेट्री और सेकंड वन इज बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल का मतलब होगा, जैसे सपोज टू बी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं, एक सर्कल अज्यूम कर लेते हैं। अगर इस सर्कल को मैं सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करते हुए प्लेन से क्रॉस करूँ तो दो पार्ट्स बन जाएंगे, पर ये प्लेन जरूरी नहीं है इसी तरीके से हो। हम लोग अगर इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो भी दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। तो रेडियल का मतलब है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाएँ बट मोर देन वन प्लेन से, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब रेडियल सिमेट्री, हम लोग सिमेट्रिकल के भी टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल। फर्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस अगर किसी भी प्लेन से क्रॉस करें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है, कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन which is passing through the central axis, which is passing through the central axis। तो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर किसी भी प्लेन से जो उसके सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस कर रहा है वर्टिकली। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल, तो फ्यू पोरीफेरेंस, कुछ पोरीफेरा ऐसे होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, एंड इसके अलावा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करेंगे उसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। हाइड्रा एक टाइप का सिलेंट्रोन है, उसके अंदर सिलेंट्रेटा का पार्ट है वो, उसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एको टाइप हो सकता है सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का, वो होता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल का मतलब है जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोगों को अगर डिवाइड करना होगा दो इक्वल हाफ्स में, तो जो ऑर्गन्स है जनरली वो पेयर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब जैसे टू लिम्स है, हमारे अपर लिम्स हैं, टू लोअर लिम्स हैं, टू आइज, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो जनरली पेयर्ड फॉर्म में है। तो अगर हम सेंट्रल एक्सिस ऐसे वर्टिकली क्रॉस करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमें दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, पर ये हर एक प्लेन से नहीं होगा। इस तरीके से होगा तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे,
पर आप प्लेन अगर वेरी करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। तो बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? साइड वॉल। तो बाइलेटरल का मतलब दो लेटरल साइड्स बन जानी चाहिए। कब बनेगी? जब एक सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस होगी लाइन, तो दो लेटरल साइड्स मिल जाएंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब, सेकंड पार्ट हम लोगों को सिमेट्रिकल का डिस्कस करना है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब है ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा बट ओनली एक ही प्लेन से क्रॉस होगा तब। तो बाइलेटरल का मतलब ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड into two equal halves by only one plane which is passing through the central axis from top to bottom। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है बट ओनली एक सिंगल प्लेन से विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल हम लोगों को डिस्कस करने होंगे। तो एग्जांपल होंगे प्लेटीहेल्मिंथिस, प्लेटीहेल्मिंथिस से लेकर सारे कोडेटा तक हम लोग ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, पर एक एक्सेप्शन हम लोगों को बीच में पढ़ना होगा। जो रेडियल सिमेट्री थी उसमें हम लोग अगर प्लेटीहेल्मिंथिस से आगे मूव करें तो सभी में बाइलेटरल सिमेट्री है, पर जब हम लोग मूव करते हुए पहुंचेंगे इकाइनोडर्मेटा पर, तो इकाइनोडर्मेटा कैसा होता है? फिर वो एक रेडियल सिमेट्री में इंक्लूडेड है। तो हम लोगों को इकाइनोडर्मेटा को स्किप करना होगा क्योंकि वो रेडियल सिमेट्री का पार्ट है। बाकी रिमेनिंग जो भी होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिंथिस टू कोडेटा पर हमें एक्सेप्शन में क्या लिखना होगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कैसी सिमेट्री हो जाएगी? रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा रेडियल। सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में रेडियल होगी, वरना प्लेटीहेल्मिंथिस से कोडेटा तक चलेंगे तो सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग डिवाइड करने के बेसिस पर भी फर्दर मॉडिफाई उसके डिवाइडेशन के बेसिस पर भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म या असिमेट्रिकल हो सकते हैं। सिमेट्रिकल की भी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी या फिर रेडियल सिमेट्री होगी। असिमेट्रिकल का मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती। ये था हमारा फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और काउंट करना है हम लोगों को, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स के बेसिस पर भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिफ्थ वन होगा जर्म लेयर्स। नाउ व्हाट आर जर्म लेयर्स? हम लोग रिप्रोडक्शन में एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तब उस केस में रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स फ्यूज होकर एक सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोला जाता है जाइगोट। हम लोग फिर से ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं उसके रिगार्डिंग जब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जब एक जाइगोट बनता है, हमें कई बार थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए कि ड्यूरिंग द 9 मंथ, जब हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से किस तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनते होंगे, जिसमें बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर भी है, बोन, उसमें स्किन है, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, ब्लड है, वेस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वहाँ पर बन जाता है। तो इतने डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, और वो भी हमारे ग्रोथ में सिर्फ 9 मंथ का प्रेगनेंसी टाइम है, उसमें भी ऑर्गन्स बहुत इनिशियली बन जाते हैं, फिर उसकी जस्ट ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी होगी? एक सिंगल सेल से हम लोग स्टार्ट हुए, धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होती चली गई। तो इन सभी सेल्स ने जब जैसे जैसे वो डिवाइड हुई, उन्होंने अपने आप को एक परफेक्ट सीक्वेंस में क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। कुछ परफेक्ट लेयर्स में क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स सेल्स का पूरा एक ग्रुप है। वो सेल्स इस तरीके से असेंबल होती है कि धीरे धीरे उन्हीं सब ग्रुप से, उन सभी लेयर्स से क्या बनते हैं? डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है।
तो उन जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स के नंबर के बेसिस पर भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। जिनमें 2 जर्म लेयर्स हैं उन्हें अलग क्लासिफाई करेंगे, टोटल जर्म लेयर्स मैक्सिमम कितनी होती है 3, और 3 वाले को हम लोग अलग से क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, लेयर्स क्या होती हैं? अ लेयर ऑफ सेल इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सेल्स की कुछ लेयर हैं, उन लेयर्स के थ्रू जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ germ layers, layers of cell in embryonic condition, which is responsible for each organ formation। जितने भी ऑर्गन हैं उन सबको बनाने के लिए, इवन कोई स्ट्रक्चर अगर बनती है तो उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी? जर्म लेयर्स। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स मैक्सिमम कितनी होगी? 3 जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ऑर्गेनिज्म टोटल जर्म लेयर्स में आपको बता देता हूं 3 हो सकती है। उनका नाम होता है एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म एंड फाइनली एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये है जर्म लेयर्स। तो इस बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म है 2 टाइप के। पहले ऑर्गेनिज्म होंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ओनली 2 जर्म लेयर्स आर फाउंड, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं। पर वो 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो आंसर होगा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और यही जर्म लेयर्स उनमें डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक्टोडर्म का मतलब क्या होगा? एक्टोडर्म का मतलब होता है ऐसी जर्म लेयर जो सबसे बाहर की तरफ बन रही है, और एंडो का मतलब क्या होगा? जो सबसे अंदर की तरफ बन रही है। जैसे कि हम लोग अगर एक सर्कल की फॉर्म में सोचें तो ये एक कोई स्ट्रक्चर बनी है, इसके सबसे बाहर वाली सेल्यूलर स्ट्रक्चर की लेयर को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म, और जो इनर साइड बनेगी उससे क्या बोल देंगे? एंडोडर्म। इस तरीके से सेल्यूलर स्ट्रक्चर आप अपने आप को एक लेयर के फॉर्म में अरेंज कर लेती है। दिस लेयर्स आर कॉल्ड ए जर्म लेयर्स। इनका नंबर है 2, एक्टोडर्म 3, एक्टो, मेसो एंड एंडो। सबसे बाहर वाली एक्टो, सबसे अंदर वाली एंडो, और इंटरमीडिएट या उन दोनों के बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में कितनी होती है? सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती है। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक सिलेंट्रेटा में कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? 2 जर्म लेयर्स होती हैं। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर हो सकती है, कंडीशन हो सकती है कि जर्म लेयर्स कितनी होनी चाहिए? नंबर में 3। तो डिप्लोब्लास्टिक के अलावा अगर ये तीनों जर्म लेयर्स मिलती हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सेकंड क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी जर्म लेयर्स होंगी? 3 जर्म लेयर्स आर फाउंड। 3 जर्म लेयर्स आर फाउंड। 3 जर्म लेयर्स हैं, कौन कौन सी? एक्टो, मीजो एंड एंडो। जो हमने अभी मेंशन किया था वो तीनों जर्मिनल लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थेस टू कोडेटा। प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कोडेटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स कितनी होती है? 3 होती है। तो इस बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जर्म लेयर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्लासिफिकेशन होगा जर्मिनल लेयर्स के अलावा वो होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। वो हम लोगों को डिस्कस करना है हमारी नेक्स्ट क्लास में। फॉर टुडे थैंक यू सो मच। हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।